हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सब हमारे साथ हैं कार्तिकेय सर, जिनका 66 बीपीएससी में बीपीआरओ के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और ये सर का थर्ड अटैम्प्ट था। और सर की जो स्ट्रेटजी थी और जो सर की जर्नी थी वो काफ़ी अलग थी। अगर हम बताएं, जो सर का फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें सर का 1 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जो सेकेंड अटैम्प्ट था सर का उसमें मेंस ही नहीं हुआ। देन अगेन इस बार मैंने आपको बताया उनका सिलेक्शन हो गया। तो हम जानते हैं उनकी बुक्स वगैरह की उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और आप लोगों को कैसे करना चाहिए। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, वेलकम। हाँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक किया है दरभंगा कॉलेज ऑफ फिजिंग दरभंगा से, और मेरी 10th प्रोग्रेसिव स्कूल बाढ़ से हुई है, और मेरी 12th NJS कॉलेज बख्तियारपुर से हुई है, और मैं 2018 में पास किया हूँ। उस समय से फिर मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। ओके, सो आपका अगर बात की जाए ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है और मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश था। सो स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है। जैसे कि अभी आप बता रहे कि आपने यूपीपीसीएस भी दिया, क्या यूपीएससी वगैरह भी दिया, जो भी एग्ज़ाम दिए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, इससे पहले मैं जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर 4th ईयर में था तो उसी समय से मैंने जैसे कि NDA पहले दिया था 12th में, उसके बाद CDS FCAT ये सब का भी SSB इंटरव्यू दे रखा हूँ। उससे बाद एक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट होता है, उसमें भी मेरा चयन हुआ था, बट फाइनल चयन नहीं हो पाया था। इसके अलावा मैंने ये BPSC दिया। इसके अलावा जैसे कि एक बार UPSC भी दे रखा हूँ, परंतु उसमें प्री नहीं हुआ था, और ये UPPCS भी दिया हूँ बट उसमें मेंस नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कि ये असफलताओं का दौर बहुत लंबे समय से 1-2 सालों से 4 साल से चल रहा था, और ये परंतु मैं भी उतना ही जिद्दी, मैं हार नहीं माना और मैं लगा रहा, परंतु इसमें 66 में अंतिम रूप से चयन हो पाया हूँ। फैमिली बैकग्राउंड क्या है वैसे आपका सर? हाँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माँ होम मेकर है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पिता ने हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन में साथ खड़ा रहे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, सो स्ट्रेटजी बताइए कि आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी, जैसे कि आप हालांकि स्टार्टिंग से ही अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, जैसे कि आपने बताया कि आपने 12th से NDA वगैरह की या फिर जो CAPF बताया आपने, और एयरफोर्स नेवी वगैरह के भी दिए, तो कैसे पढ़ते थे? हाँ, ये स्ट्रेटजी का जैसे अगर मैं बात करता हूँ, शुरू से मुझे पेपर पढ़ने की लत थी, और ये हमारा स्कूल से ही जैसे पेपर पढ़ना, जैसे एक बुक आती है विद्यासागर या लुसेंट, तो ये सब शुरू से ही आदत थी। और जब मैं पास किया खास करके 2000, तो आप सभी को पता ही है कि आज 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। सो आई होप कि आप सभी का अच्छा गया होगा, और जो स्टूडेंट 68 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो लोग 67 मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी जानते ही होंगे कि अनअकैडमी के बहुत सारे सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज आते हैं जो कि बीपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज होते हैं वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। साथ ही आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर मेंस की या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज हो, अनअकैडमी वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन है, अनलॉक 20 के तहत आज 12 बजे रात तक 20% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। इसके लिए 20% डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करना है। लिंक कोर्सेज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं आपको कुछ प्राइसेस बताऊं, जैसे कि नॉर्मली जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन होते थे, जिनका एक्चुअल प्राइस अगर 3 मंथ का मैं बताऊं आपको, तो उनका था 4829 रुपीज़, जो कि अभी आपको ओनली मिल जाएगा 3863 रुपीज़ में। इसके अलावा अगर आपको मैं 6 मंथ का बताऊं तो 8693 रुपये का जो होता था उसका एक्चुअल प्राइस, वो भी आपको मिल जाएगा 6954 रुपीज़ में। इसी प्रकार का अगर मैं 12 मंथ का बताऊं तो 10,000 का आप नॉर्मली आपको पड़ता था 10,120 रुपीज़ का, जो कि अभी आपको मिल जाएगा 8,096 रुपीज़ का ओनली। इसी प्रकार से 24 मंथ का है। इसी प्रकार से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का अगर मैं आपको बताऊं, जो कि आपको 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 11,400 रुपीज़ का होता था, जो कि अभी आपको
120 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसी प्रकार से 12 एंड 4 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि अब आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके पास टाइम है इतना अच्छा कि आप अपने प्रिपरेशन को इतना टाइम दे सकते हैं। जो लोग 68 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। और आज ये आपके लिए 18 के बाद तो उस समय से उस पेपर को अच्छे से नोट्स बनाना और जो भी बेसिक बुक्स है जैसे कि लुसेंट, जो कि शुरू से ही मुझे पढ़ने की आदत थी तो उसे लगभग याद हो गया था, परंतु उसके बाद इसमें जब आया तो एक घटना चक्र जो कि एक अच्छी बुक है, सारे सब्जेक्ट्स की आती है, वो बहुत ही कंपलसरी है। जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत कंपलसरी है क्योंकि इसमें सारे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैंने अच्छे से बनाया। राइट। जैसे कि बिहार पीसीएस है जो स्पेशली हम प्रीलिम्स की बात करें तो कहा जाता है कि फैक्चुअल बेस है, तो लूसेंट कितनी हेल्पफुल साबित हुई? जैसे अगर मैं बीपीएससी का एग्जाम देता हूँ तो लूसेंट पढ़ के क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, या फिर मैं कितने हद तक पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ? लूसेंट क्या है कि इतनी अच्छी बुक है, एक शॉर्ट नोट्स है और शॉर्ट नोट्स वो भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा और फैक्ट्स है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। बशर्ते उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट डेटा और फैक्ट्स को याद नहीं रख सकते हो अगर आपकी अच्छी कंसेप्ट नहीं है, तो उस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर वो अच्छे कंसेप्ट बिल्डअप हो गया है तो आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा फैक्ट्स अच्छे हैं जो कि हमारे पीसीएस के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमें घटना चक्र पढ़ना चाहिए। ओके, अभी आपने एनसीईआरटी का जिक्र किया, तो क्या 6 से 12 की जो एनसीईआरटी नॉर्मली टॉपर्स बताते रहते हैं तो आपने सारी पढ़ी या फिर इसमें भी सिलेक्टेड की? जैसे कि नॉर्मली कुछ लोग ज्योग्राफी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैंने जैसे कि मैं शुरू से ही पढ़ता रहा था एनसीईआरटी, तो मुझे 6 से 10 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने 11th और 12th की बुक पढ़ी है, हिस्ट्री की पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है और पॉलिटी का भी पढ़ा है। ओके, सो एनसीईआरटी से क्या लगता है, मतलब सभी कह रहे हैं इसलिए पढ़ लिया या फिर कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है? नहीं, एनसीईआरटी का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी कंसेप्ट अच्छी हो जाती है, एक बेसिक कंसेप्ट। दूसरा क्या, उसमें एक अच्छे टर्मिनोलॉजी का यूज किया था और वो टर्मिनोलॉजी आपको मेंस राइटिंग में बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको उस मेंस राइटिंग में उस टर्मिनोलॉजी को यूज करना है ताकि उससे क्या होता है कि आंसर राइटिंग में और निखार आता है और वो बहुत ज़रूरी होता है मेंस राइटिंग के लिए। ओके, कुछ लोग नोट्स भी बना लेते हैं एनसीईआरटी के, तो नोट्स के लिए आप क्या कहना है? हाँ, नोट्स के लिए जैसे कि आपको सबसे पहले जब नोट्स बनाना हो तो आप किसी भी बुक को 3 से 4 बार पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं और नोट्स बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प हो ताकि हमें रिवीजन करने में इजी हो। नोट्स बनाने का मेन मकसद ही यही होता है कि हम रिवीजन इजीली कर सकें, तो इसलिए। ओके सर, जैसे प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आप बताइए स्पेशली कि उसके लिए जैसे अभी आपने स्पेक्ट्रम का भी जिक्र किया, लूसेंट का भी किया, प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स, तो कैसे पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली अगर कोई? बीपीएससी का प्रीलिम्स की बात किया जाए तो सबसे पहले हमें अभी एक तो एनसीईआरटी अगर ख़त्म हो गया है तो उसके बाद हमें आ जाना चाहिए घटना चक्र पे। घटना चक्र का चारों सब्जेक्ट जैसे साइंस पहले, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी। इसके अलावा हमें एक बिहार स्पेसिफिक पे काम करना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो केवीसी नैनो का बुक जो कि एक अच्छी बुक है, और हिंदी है तो इम्तियाज़ अहमद जो कि अच्छी बुक है। आप उसको फॉलो करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, उसका कंसेप्ट को आपको रिटेन करना है। इसके अलावा आपको जो भी डेटा फैक्ट्स है जैसे नीति आयोग का, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इस पे काम करना है क्योंकि इससे लगभग 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, वो आपको इन कर सकते, प्री में इन हो जाएंगे आप। राइट, प्री में करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है, तो करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना चाहिए या फिर आप कैसे करते थे? हाँ जी, करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि मैं 2 तरीके से करता था। एक तो मैं डेली बेसिस पे एक करंट अफेयर्स लिखा करता था यूट्यूब चैनल से फॉलो करके, और दूसरा मंथली वाइज जो मैगजीन आती है, और तीसरा एक ये है कि आपको जो 6 मंथ पे या 1 साल की जो मैगजीन आती है जैसे एल्यूटेरिया मैगजीन है जो कि एक अच्छी मैगजीन है, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। तो एक तो डेली बेसिस पे मैं किया करता था और दूसरा मंथली, और तीसरा आपको 6 मंथ वाले पे करना चाहिए। उससे क्या है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो उसको कवर करने के लिए मैगजीन पढ़ना चाहिए। जो आपका मेंस पार्ट है और मेंस में भी आपका काफ़ी ड्रामेटिकली चेंजेस रहे हैं, और जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो मेंस के बारे में बताइए कि स्पेशली आप मेंस को कैसे लेकर चलते थे या फिर कैसे पढ़ते थे मेंस के लिए? हाँ, मेंस को लेकर के क्या है कि सबसे पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था उसके लिए प्रीवियस ईयर और सिलेबस को देखते हुए कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें GS1 का भी और GS2 और ऑप्शनल, उस तीनों मतलब प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैंने सारा नोट्स बनाया
बनाया था और नोट्स बनाने के बाद उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था। परंतु उससे पहले ये ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर का साथ खास करके संपादकीय, उसमें जो अच्छे कंटेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों का आइडिया आता है, तो उससे पढ़ने से क्या होता है कि आप किसी भी टॉपिक पे इजीली आप 10 लाइन 20 लाइन 250 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तो मेरा वो स्ट्रेटजी रहा कि मैं एडिटोरियल हमेशा पढ़ा करता था। ओके, और आंसर राइटिंग कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे मेंस के पेपर आते हैं तो कितने आंसर लिखने की कोशिश करते थे डेली, जो गैप रहता है प्रीलिम्स के बाद मेंस का? हाँ, जब प्रीलिम्स के बाद लगभग यहाँ 4 से 5 महीने के गैप इजीली मिल जाते हैं, तो उस गैप में आपको जितना अधिक से अधिक कम से कम 2 कोचिंग का मॉक टेस्ट तो लगाना ही चाहिए। अब मैंने ये लगाया था, और जिससे उस समय कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा था, तो उसमें मैंने ऑनलाइन ही लगाया था। परंतु आपको एटलीस्ट 2 कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन करना है। जो भी नोट्स है, अगर आप देखें जैसे कि उसमें जब ग्रुप में आता था तो मैं और भी लोगों का कॉपी पढ़ा करता था। उस कॉपी में जो अगर कुछ अच्छा कंटेंट होता था तो मैं उसे नोट डाउन कर लिया करता था, ताकि वो उसमें मेरे नोट्स में और अच्छी निखार आए और अच्छा वैल्यू एडिशन हो पाए, तो वो बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। ओके, और बिहार में जैसे प्रीलिम्स में मैंने मतलब इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा वेटेज है, और आपका तो हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल आपका ऑप्शनल के अलावा आपके जीएस पेपर्स में या फिर प्रीलिम्स में कितना हेल्पफुल रहा? प्रीलिम्स में ऑप्शनल पेपर बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में मेनली 4 सेक्शन जो होते हैं, जैसे कि एक तो साइंस, दूसरा हिस्ट्री, और तीसरा करंट अफेयर्स, और चौथा जो होता है ये बिहार स्पेसिफिक। तो ये 4 जो है स्पेसिफिक, ये चारों इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो हिस्ट्री लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमारे लिए खास करके उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, और वो ऑप्शनल हेल्पफुल रहा है। ओके, जैसे कि आपने इतने मेंस लिखे हैं और मार्क्स भी आपको आ गए होंगे, तो आपको क्या रियलाइजेशन हुआ कि आपका कौन सा एरिया वीक था पिछले टाइम, और इस बार आपके सबसे अच्छे मार्क्स किस एरिया में रहे, मतलब कौन से पोर्शन में या फिर कौन से सब्जेक्ट? जैसे मैंने 3 बार जो दिया, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आपको एक GS1 जिसमें स्टैटिक्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें 72 मार्क्स का होता है, तो मैंने 64 और 65 दोनों में एक DI मेरा गलत हुआ था। और एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि स्टेप वाइज मार्किंग शायद चांसेस कम है, होती है नहीं, इसलिए हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि DI एक आंसर के साथ मिला दें, उसे सही करें। वहाँ पे स्टेप वाइज हो अगर ना हो, ये चीज़ को आपको ख्याल रखते हुए आप ये करें कि सही आंसर के साथ उसका आंसर मिला दें, एक सही आंसर निकालें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो मैं GS1 में मेरा 189 मार्क्स रहा था, 189, तो उसमें मेरा DI का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बार मेरा दोनों DI सही था। और करंट अफेयर्स जिसमें मैं उसमें भी अच्छा लिखा था, क्योंकि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और मैगजीन दोनों का योगदान रहा, तो उसको मैंने अच्छे से नोट्स बनाया था। और GS2 में देखते हैं तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो पॉलिटी का भी सेक्शन फिक्स है, 25 से 30 टॉपिक है, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। और GS2 का सेक्शन 2 उसमें है इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसमें हमें थोड़ी बेसिक NCERT पढ़नी चाहिए और एक अच्छा नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने के लिए कुछ कोचिंग का यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी मटेरियल बनाती है, जैसे CME नोट्स है, जो कि अच्छी कोचिंग है और उसका अच्छा नोट्स आता है। साइंस एंड टेक में आप एप्लीकेशन बेस्ड नोट्स बनाएं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इन हेल्थ, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था, तो इस तरह से आपको एक अच्छा नोट्स बनाना है और प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाना है। ओके, और सर जैसे कि आपने इतना सारा सब कुछ बताया, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, अगर की थी तो वो कितनी हेल्पफुल रही हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि आपको आंसर राइटिंग आप विद इन टाइम लिख पाते हो। जैसे कि यहाँ पे 36 पेजेस मिलते हैं मेंस में, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक क्वेश्चन पे हार्डली 4 पेजेज या 4.5 पेज ही यूज कर सकते हैं, ताकि हमें 36 पेज वो घटे नहीं। तो इस तरह से आपको बैलेंस रखना है। ये टेस्ट सीरीज हमें देती है कि आप एक्यूरेसी भी लाएं और साथ ही साथ आप अपने मेंस राइटिंग में स्पीड भी रखें। इसके अलावा मैप्स हो गया,
कोट्स हो गया, जो कि आंसर राइटिंग के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस पे हमें काम करना चाहिए और ये बेनिफिट होता है। राइट। एक और चीज़ पूछी जाती है, हर एस्पिरेंट पूछता होगा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। हाँ। तो ऐसा क्या शेड्यूल रहता है? नहीं, इसमें अगर घंटे की बात की जाए तो इसमें बस 8-10 घंटे बहुत हार्डली हो जाता था। हाँ, बशर्ते इसमें ध्यान ये रखना है कि पूरे मन से पढ़ना है। जी। जब तक मन करे तब तक पढ़िए, अगर फिर मन नहीं हुआ उसके बाद आप ये नहीं कि ज़बरदस्ती किताब लेकर बैठे हुए हैं। और एक चीज़ और ख्याल रखना होता है इसमें कि आपको डेली ये देखना है कि आपका वेस्टेड टाइम, जैसे आप रात में सोने जा रहे हैं तो आप अपना आज कितना टाइम वेस्ट किए, तो ये वेस्टेड टाइम को घटा लेना है। जिस दिन घट गया समझिए कि आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हो। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, एंजॉय करना है उस चीज़ों को। ओके। और सो लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो बीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपकी तरह क्या और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपकी तरह हैं? नहीं, बीपीएससी भी देना है, यूपीपीसीएस भी देना है, यूपीएससी हाँ। देना है, एनडीए सब भी। हाँ, तो इसके लिए इसे देखिए क्या है कि इसमें जहाँ जहाँ जीएस पोर्शन, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन जहाँ जहाँ पे है, जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, तो ये सब एग्ज़ाम में आप इजीली बेनिफिट होता है। तो इसमें अच्छा ये करना है कि आपको जीएस इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आप हमेशा जीएस पोर्शन को आप अच्छे कर लें। तो इससे इजीली हो जाएगा कि आप कहीं भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको जीएस पोर्शन बहुत हेल्प करेगा और वो मेरिट इन भी करा सकता है। तो इसमें एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको धैर्य बना के रखना है। तो एक 4B प्रिंसिपल है, जैसे एक पेशेंस आपको, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, हमारे साथ तो बहुत सारा अप्स एंड डाउन आया, परंतु मुझे पता था कि हमें करना है तो यही करना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं लगा रहा। तो एक पेशेंस बना के रखना है। दूसरा परजर्वेंस, जो कि दृढ़ता। और तीसरा आपको पॉजिटिव आउटलुक, जिससे हमेशा आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड जिनके साथ हो। ऐसा नहीं कि आप जहाँ नेगेटिव नहीं होगा, बहुत सारी खामियां हैं बीपीएससी में, ये सारे चीज़ ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि ये बहुत आपको रिजल्ट में हैम्पर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ख्याल रखना है, पेशेंस, परजर्वेंस, पॉजिटिव आउटलुक, इनसे आपको ध्यान रखना, आगे लगे रहना है, हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को और वेलकम स्ट्रेटजी को, बाकी सारी चीज़ों को उसमें उन्होंने डिटेल में बताया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें